बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कॉमर्स लॉन्च। मेरा नाम बिलाल अफजल है। वैद भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सुनाएं क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक, ज़बरदस्त। अच्छा वैद भाई, आज हमारा टॉपिक है अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग का ना, तो हाँ जी। इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या चीज़ें हैं इसमें, क्या इसमें डिटेल्स में जी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हम स्टार्ट इम्पोर्टेंट करते हैं। जी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज। और जो जो लोग अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं वो प्लीज़ इसको लाजमी गौर से सुनिएगा और समझिएगा कि बिलाल साहब हमारे साथ क्या क्या चीज़ें आज डिस्कस करने वाले हैं। जी जी, शुरू करें। जी जी आप स्टार्ट कर सकते हैं बिलाल। जी। अच्छा वैद भाई, इसमें ना मैंने प्रेजेंटेशन एक छोटी सी बनाई है, उसमें जो ओवरव्यू हम देख लेते हैं, क्या क्या पॉइंट्स हम इस एक छोटे प्रेजेंटेशन में डिस्कस करेंगे। श्योर। इंट्रोडक्शन है, इसके बेनिफिट्स हैं, लिमिटेशन, प्रिकॉशन, टूल्स, हमने कैसे कोई प्रोडक्ट फाइंड करनी है ड्रॉप शिपिंग के लिए, कौन कौन से स्टोर्स हैं जो ड्रॉप शिपिंग के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, प्रॉपर कैलकुलेशन कैसे करनी है। इसमें एक टर्म यूज़ होती है सप्रेस्ड बाय बॉक्स। वैसे तो बाई बॉक्स एक टर्म है जो अमेज़ॉन देता है किसी भी सेलर को, लेकिन सप्रेस्ड बाई बॉक्स भी एक टर्मिनोलॉजी है, वो हम देखेंगे कि वो उसमें क्या डिटेल्स है और कैसे उसका बेनिफिट लिया जा सकता है। देन प्रोडक्ट बंडलिंग पॉलिसी है, शिपिंग टेम्पलेट्स है, और हम कैसे इसको लिस्टिंग करेंगे आइटम्स को वो देखेंगे। मी टू लिस्टिंग क्या है उसको देखेंगे। स्टॉक मॉनिटरिंग कैसे हम कर सकते हैं जब हमारे पास ज़्यादा आइटम हमने लिस्टिंग की हो अपने स्टोर पे, तो उसको कैसे हम देखेंगे कि कौन कौन से सोर्स में हमारे पास स्टॉक कितना पड़ा है, ताकि हम आउट ऑफ स्टॉक ना हो किसी भी चीज़ में। ऑर्डर मैनेजमेंट देखेंगे, और रिटर्न्स को कैसे हैंडल करना है वो देखेंगे। जो कैंसिलेशन के इश्यूज हैं, देन क्लेम्स हैं, और एंड में आईपी कंप्लेंट कैसे हैंडल करनी वो देखेंगे। और प्राइसिंग ऑटोमेशन, उसमें आप भी थोड़ा सा गाइड करेंगे कि प्राइसिंग ऑटोमेशन जो है वो कैसे करते हैं ड्रॉप श्योर शिपिंग श्योर में। श्योर। जी, तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं हमारे। ड्रॉप शिपिंग बेसिकली एक ऐसी बिजनेस मॉडल है, एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें हम एक प्लेटफॉर्म पे चीज़ें हम अपनी डिस्प्ले करके उसको हम सेल करते हैं दूसरे प्लेटफॉर्म से बाई करके। इसमें हमें फिजिकल बाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमने जस्ट एक प्लेटफॉर्म से रेफरेंस से पिक्चर्स लेके अपने स्टोर पे लगानी है, और उसको हमने ऑनलाइन सेल करना है। तो इसमें फिजिकल हमें इन्वेंट्री खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ना हमें कोई वेयरहाउस बनाने की ज़रूरत है, इसलिए इसमें कोई इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत नहीं हमें पड़ती। ये इसके बेनिफिट्स हैं। इसमें जो प्रिकॉशंस हैं वो ये है कि हम देखते हैं कि ऑलरेडी कुछ लोग इसमें कर रहे होने चाहिए। जो भी हम आइटम सेलेक्ट करते हैं उसमें हम देखते हैं कि कुछ लोग जो है ना वो पहले से उस आइटम पे ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, तो वो हमारे लिए बेहतर होगा, बजाय इसके कि कोई एक ही उस पर बंदा लगा हो या अमेजोन खुद उसको सेल कर रहा हो, तो उस पर हम अवॉइड करते हैं ड्रॉप शिपिंग करने के जी जी इसमें मतलब लाइक इसमें जो है लिए। FBM देन और ब्रांड्स को हम इसमें ब्रांड FBM को और हम MBM। ड्रॉप अमेजोन जिसमें ना कर रहा हो उसको हम नहीं करते उस पर ड्रॉप शिपिंग। जी जी कैरी ऑन कैरी ऑन। अच्छा, देन द ब्रांड्स को हम अवॉइड करते हैं कि ब्रांड्स हम जो है ना वो अपनी ड्रॉप शिपिंग में इस बिजनेस मॉडल में यूज़ नहीं करते, क्योंकि ब्रांड्स की अपनी पॉलिसीज़ होती हैं, उनके अपने टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। और ड्रॉप शिपिंग में लोग अगर नहीं करते हैं ब्रांड्स, तो वो अपनी आइटम्स खुद ही सेल करना जो है ना उसको वो मुनासिब समझते हैं, इसलिए हम ड्रॉप शिपिंग के मॉडल में ब्रांड्स को कंसिडर नहीं करते। तो ये कुछ लिमिटेशंस भी हैं और प्रिकॉशंस भी हैं। प्रिकॉशन में हम देखते हैं कि जहाँ से हम सोर्स कर रहे हैं आइटम, तो ऐसा हम कोई प्लेटफॉर्म सोर्स करें जहाँ पे वो अपनी जहाँ डिलीवरी के वक्त वो अपनी पैकिंग, अपनी आइटम लिस्टिंग या कोई प्राइसिंग वगैरह, इनवाइस वगैरह उस पैकेज में कस्टमर को ना डिलीवर करे।
बेसिकली हमने करना क्या होता है कि हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया, वहाँ पे कस्टमर हमें ऑर्डर करता है और जहाँ से हमने सोर्सिंग करनी है वहाँ से हम डायरेक्ट कस्टमर को वो चीज़ डिलीवर करवाते हैं। तो उसमें हमें ये प्रिकॉशन करनी होती है कि हम देखते हैं कि जहाँ से हम सोर्स कर रहे हैं चीज़ें, एग्जांपल देता हूँ, वालमार्ट से या सैम क्लब से हम सोर्स कर रहे हैं, तो सैम्स क्लब या वालमार्ट अपनी प्राइसिंग लिस्ट, अपनी इनवाइसिंग या कोई भी पैकिंग मटेरियल इस तरह का ना लगाए कि जिससे कस्टमर को ये कंप्लेन हो जी कि मैंने ऑर्डर तो अमेजोन पे किया था लेकिन ये चीज़ जो है वो वालमार्ट से आ गई है या सैम क्लब से आ गई। तो ये प्रिकॉशंस जो हैं वो कुछ हम देखते हैं ड्रॉप शिपिंग करते हुए। लाइक उनका अपना टैग उसके अच्छा, अंदर इसके ना बाद हो, हम देखते हैं कि टूल्स हमें कौन कौन से चाहिए। लाइक उसमें जी अपना जी, टैग ना हो, वाइट पैकिंग हो जाए या ब्लैक पैकिंग हो जाए तो वो एग्जैक्टली। जी। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कि टूल्स हमें कौन से चाहिए ड्रॉप शिपिंग के लिए। ये बेसिकली हमने जब आइटम सर्च करनी है तो टूल कौन कौन से चाहिए, उसमें आइटम फाइंडिंग की सेल क्या है, उसके कितने सेलर हैं, तक एक्सटेंशन जो है वो बेसिक हमें एंड है जो हमें ये भी जो आइटम हम सर्च कर रहे हैं वो किस किस और प्लेटफॉर्म पे मौजूद है, लाइक वॉलमार्ट पे, सैम्स क्लब पे या किसी और स्टोर के पास वो अवेलेबल है और कितनी प्राइस में अवेलेबल है, ये हमें इनविजिबल हैंड बताता है। उसके बाद हीलियम 10 की एक्सटेंशन है जो हम यूज़ करते हैं, जंगल स्काउट है, रिप्राइसर है और AMZ स्काउट है, जो हम ये वाले टूल्स जो हैं जो हम ड्रॉप शिपिंग के लिए यूज़ करते हैं अपनी आइटम सर्चिंग के लिए, सर्चिंग करने के लिए और दूसरे प्रोसेस करने के लिए। अच्छा, उसके बाद हमारा टॉपिक है फाइंडिंग अ प्रोडक्ट फॉर ड्रॉप शिपिंग। ये हमारे कौन कौन से वो हम मेथड्स हैं जो यूज़ करके हम ड्रॉप शिपिंग के लिए अपनी पोटेंशियल आइटम जो है वो सर्च कर सकते हैं, उस तरह की आइटम जो वाकई हमें प्रॉफिट दे और जो हमारी ड्रॉप शिपिंग मॉडल के लिए बेहतर हो। उसमें डिफरेंट किस्म के प्रोसीजर्स हैं जिसमें बेस्ट सेलर रैंडम प्रोसीजर है। हम अमेज़ोन के सर्च मेन्यू में जाते हैं, वहाँ से कोई भी हम आइटम सेलेक्ट करते हैं, बेस्ट सेलर देखते हैं उसके व्यूज़ कितने हैं, उसकी सेल कितनी है, उसको हम मद्देनज़र रखते हुए उसी को आगे लेके चलते हैं और अपनी ड्रॉप शिपिंग के लिए वो वाली आइटम सेलेक्ट करके हम उसको लेते हैं। दूसरा जो मेथड है वो सेलर स्नैपिंग का है। हम कोई भी एक सेलर को पकड़ लेते हैं, उसमें देखते हैं कि वो कौन कौन सी आइटम उसने लिस्टिंग की हुई है। उसमें फ़ायदा ये होता है कि हमें स्टेप्स हैं वो हम स्टेप्स जो है वो सेलर ने ऑलरेडी किए होते हैं आई थी, तो उसमें हम ये कहते हैं कि एक लिस्टिंग जो है ना वो लगाई हुई है अपने पेज पे या अपने आइटम जो है वो हमारे लिए सूटेबल है, हम कहाँ से उसको सोर्स कर सकते हैं। तो ये वाला मेथड जो है हम ऑलरेडी किसी एग्जिस्टिंग सेलर की आइटम्स को सेलेक्ट करते हुए अपना स्टोर पे वो आइटम लगाते हैं, इसको हम कहते हैं सेलर स्नैपिंग मेथड। यानी हमने किसी सेलर से वो स्नैप कर ली वो वाली आइटम जो हमने अपने ड्रॉप शिपिंग के लिए करनी। हम लोग स्पाई कर रहे होते हैं बेसिकली, जो दूसरा जो सेलर का जो स्टोर होता है पे हम लोग जो उसने आइटम्स लिस्ट की होती हैं अपने स्टोर के ऊपर, हम लोग बेसिकली उन आइटम्स को स्पाई कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, उसके बाद आता है कि प्रॉफिटेबिलिटी आइटम जो हम AMZ स्काउट यूज़ करते हुए देखते हैं कि वो आइटम हम सेलेक्ट करें जो ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। उसमें हम जो टूल यूज़ करते हैं वो AMZ स्काउट प्रो है। उसमें हम डिफरेंट किस्म के फिल्टर्स लगा के ऐसी आइटम सेलेक्ट करते हैं जिसमें प्रॉफिट ज़्यादा है। उसमें फिल्टर्स लगाते हैं बेस्ट सेलिंग रैंक का, फिर उसके बाद अमेज़ोन जिस पे ना सेल कर रहा हुआ है, अमेज़ोन ऑटो स्टॉक, और डिफरेंट किस्म के फिल्टर लगा के हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म से देखते हैं जो हमने सर्टन आइटम सेलेक्ट की होती हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म से हमें वो कितने की मिल रही हैं, और हम अमेज़ोन पे वो डिफरेंट सेलर्स जो हैं कितने की लगा के बेच रहे हैं। तो इस मेथड को कहते हैं बेस्ट प्रॉफिटेबिलिटी
मेथड जिसमें हम ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी को हम मद्देनजर रखते हैं। एक और मेथड है जिसमें हम मल्टीपल नंबर ऑफ आइटम्स को मद्देनजर रखते हैं, यानी कि उसमें प्रॉफिट तो कम होता है लेकिन हम उसका मल्टी पैक जो है वो सेल करके हम अपने प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लाइक लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि उस तरह की आइटम सेलेक्ट करें जिसमें एक पीस में बेशक आइटम कम प्रॉफिट कम हो एक पीस की सेल में, लेकिन कस्टमर जो वो वाली आइटम को मल्टी की सूरत में बाई करना पसंद करते हैं। लाइक बोतल के इसमें लेकिन चूँकि जब लोग ग्रोसरी वगैरह करते हैं घर के लिए तो इस तरह की चीज़ें मल्टी पैक में लेते हैं, तो जब वो मल्टीप्लाई होती हैं, नंबर ऑफ आइटम मल्टीप्लाई होती हैं, तो वो थोड़ा मार्जिन मल्टीप्लाई होकर ज़्यादा मार्जिन में देता है। तो इस तरह की आइटम भी हम सेलेक्ट करते हैं अपनी सर्च मेथड में जो मल्टी पैक की सूरत में कस्टमर डिमांड करता है। देन एक एक्सटेंशन आती है कीपा की एक्सटेंशन जो ड्रॉप शिपिंग के लिए बेसिकली यूज़ हो रही होती है। इस तरह का फेज है बेसिकली। भाई अगर आपको नज़र आ रहा हो स्क्रीन पे शेयरिंग पे? जी जी मैं देख रहा हूँ। हाँ, ये कीपा की एक्सटेंशन है जो हम अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग मॉडल के लिए आइटम सर्च करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसमें हम ये डाटा के ऑप्शन में जाएंगे, प्रोडक्ट फाइंडर के ऑप्शन में जाएंगे, देन उसके बाद नीचे ये डिफरेंट किस्म के फिल्टर्स हैं जो हम लगा के अपनी आइटम को सर्च करेंगे। ये सेल्स रैंक है, BSR बेस्ट सेलर रैंक, जो हम एवरेज लेते हैं मंथ का या 90 डेज़ का। करंट को हम नहीं कंसीडर करते, हम एवरेज देखते हैं कि उस आइटम की हिस्ट्री क्या चल रही है, उस आइटम का बिहेवियर कैसा है। तो हम यहाँ पे अपना फिल्टर की अपनी जो भी रिक्वायरमेंट हो वो लगा के अमेज़ॉन को हम ऑटो स्टॉक रखते हैं। अमेज़ॉन उसमें काम ना कर रहा, और इसी तरह बाकी फिल्टर्स लगा के हम अपनी आइटम को सर्च करते हैं। जो अच्छा, इसमें फिल्टर लगाते हुए हमने देखना है कि एक तो अमेज़ॉन ऑटो स्टॉक हो, दूसरा रेटिंग उस आइटम की जो है 3.5 से अबव होनी चाहिए, क्योंकि रेटिंग भी बड़ी मैटर करती है किसी भी आइटम की सिलेक्शन में। अगर उस आइटम की रेटिंग कम है तो फिर उसमें ड्रॉप शिपिंग करने का फ़ायदा कोई नहीं। उसमें कस्टमर कंप्लेंट्स आ रही होती हैं, कुछ डैमेजेस वगैरह है, जो भी उसका आइटम की क्वालिटी से कंसर्न होता है। और सेलर देखें, जो हमने स्टार्ट में बात की थी ड्रॉप शिपिंग के लिए, सेलर लाजमी जो से हैं वो 6 से 7 सेलर जो है वो उस आइटम पे ड्रॉप शिपिंग कर रहे हों, तो उस आइटम को सिलेक्ट करें, ना कि सिर्फ एक बंदा बैठा हो या अमेज़ॉन हो, तो वो इतनी कोई हम उसको कंसिडर नहीं करते, क्योंकि या अगर तो एक बंदा बैठा है तो वो या तो प्राइवेट लेवल का होगा या फिर उस पर हमें अमेज़ॉन की तरफ से कोई रेस्ट्रिक्शन वगैरह आ सकती है। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कि पोटेंशियल स्टोर्स कौन कौन से हैं जहां से हम अपनी ड्रॉप शिपिंग के लिए आइटम सोर्स कर सकते हैं। ड्रॉप शिपिंग का मॉडल लाइक होप के सबको समझ आ गया होगा कि हमने एक प्लेटफॉर्म पे चीज़ें बेचनी है और उसको सोर्स करना है किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से। जहाँ पे हमने सेल करनी है वो प्लेटफॉर्म अमेज़ॉन है। डिफरेंट प्लेटफॉर्म कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। उसमें ये वाले डिफरेंट स्टोर्स हैं जो कि प्रेफर किए जाते हैं ड्रॉप शिपिंग के लिए। भाई स्क्रीन शेयर हो रही है? अच्छा जी जी। अच्छा, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या हम अमेज़ॉन टू अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग भी कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो ये कितना सक्सेसफुल मॉडल रहेगा हमारे लिए? आपके पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट कि हम कर सकते हैं या नहीं, हम बिल्कुल कर सकते हैं।
अमेजोन से अमेजोन भी हम ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। दूसरा पार्ट ये है कि कितना उसमें सक्सेसफुल रेट है, वो आपकी आइटम सिलेक्शन पे डिपेंड करता है कि आपने आइटम किस तरह की सिलेक्ट की है। उसमें ब्रांड है, लेकिन उसके बाद फिर अगला प्रोसेस जो आइटम सिलेक्शन का है उस पर वर्किंग करनी पड़ती है उसको सक्सेसफुल करने के लिए। श्योर, फेयर इनफ, फेयर इनफ। अच्छा, ये मैंने आपको स्टोर्स दिखा दिए कि कितने स्टोर्स हैं जो ड्रॉप शिपिंग के लिए सूटेबल हैं। अच्छा, देन प्रॉफिट कैलकुलेशन है। इसमें ना बड़ा सिंपल सा एक रूल है। अमेजोन की रेट जो डिफरेंट कैटेगरी 3% है वो। डिटेल में अगर आप देखना चाहें तो अमेजोन की वेबसाइट पर डिफरेंट कैटेगरीज की रेफरल फीस आप देख सकते हैं। हर कैटेगरी की डिफरेंट है, लेकिन उसमें एवरेज हम ले लेते हैं कि ये 15% है। तो आपने ये देखना है कि आप आइटम कितने की लगा रहे हैं, सेलिंग प्राइस उसमें कितनी है जो आपने अमेजोन पे लगाई है, माइनस आपने कर देना है 15% रेफरल फीस को। उसके बाद आपने उसमें से माइनस करना है जितनी आपकी सोर्सिंग प्राइस है। आप वो सैम क्लब से ले रहे हैं, वॉलमार्ट से ले रहे हैं या किसी भी और प्लेटफॉर्म से ले रहे हैं, उस पर आपकी सोर्सिंग प्राइस कितनी है वो आपने उसमें से माइनस कर देना है। ये दो चीज़ें माइनस करके जो थर्ड चीज़ है वो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। लाइक सेलिंग प्राइस में से आपने रेफरल फीस अमेजोन की वो माइनस कर दी, उसके बाद आपने सोर्सिंग की कॉस्ट प्राइस माइनस कर दी, तो जो बाकी बचेगा वो आपका प्रॉफिट होगा। उसके बाद अगर उसमें कोई डिलीवरी चार्जेस हैं सोर्सिंग वेबसाइट के तो वो भी हम उसमें से माइनस कर देते हैं, लेकिन चूंकि डिलीवरी चार्जेस अमेजोन के भी होते हैं इसलिए उसको हम दोनों को कंपनसेट कर देती है चीज़। तो प्रॉफिट कैलकुलेशन में रेफरल फीस और सोर्स की कॉस्ट प्राइस को हम मद्देनजर रखते हैं। टॉपिक आ गया हाउ टू फाइंड बेस्ट बाय बॉक्स। अच्छा, बाय बॉक्स एक फैसिलिटी है जो अमेजोन किसी भी सप्लायर को देता है, किसी भी सेलर को देता है। क्यों देता है उसके पीछे उसकी सेलर की वर्किंग होती है। एक तो ये कि उसकी प्राइस मिनिमम होती है, दूसरा ये कि उसका जो शिपिंग रेट है वो बड़ा सक्सेसफुल शिपिंग रेट और बड़ा मतलब शिपिंग टाइमिंग जो होती है उसकी वो मतलब मिनिमम थोड़े टाइम में वो के रिव्यूज मिनिमम एग्जैक्टली ये तीन चीज़ें जो होंगी जिस सेलर के पास, तो अमेजोन उसको बाय बॉक्स दे देगा। बाय बॉक्स मिलने ये है कि अगर एक आइटम पे लाइक 15 सेलर बैठे हुए हैं तो जिस सेलर के पास बाय बॉक्स होगा, कस्टमर कोई भी आइटम सर्च करता है वो डिफरेंट सेलर्स को दिखा देगा अमेजोन, लेकिन जब वो ऐड टू कार्ट करेगा तो जिस सेलर के पास बाय बॉक्स होगा वो सेल उसके पास जाएगी। तो बाय बॉक्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि जितनी भी सेल एक आइटम को अगेंस्ट जाती है वो जिस सेलर के पास बाय बॉक्स हो उसी को जा रही होती है उस टाइम पे। अच्छा, कुछ ऐसी आइटम है जहाँ पे बाय बॉक्स जो है वो बेस्ट हुआ होता है। अमेजोन ने किसी सेलर को भी बाय बॉक्स नहीं दिया होता। उसमें डिफरेंट किस्म की रीजंस हो सकती हैं। उसमें यह हो सकता है कि सबकी प्राइस सेम हो या उसमें कस्टमर सर्विसेज से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। तो इसको हम फाइंड कैसे करेंगे बाय बॉक्स सप्रेस्ड वाली आइटम्स को? हम क्या करेंगे, हम गूगल में लिखेंगे साइट कॉलम www.amazon.com डबल कॉमा में अवेलेबल फ्रॉम दी सेलर और डबल कॉमा क्लोज कर देंगे। इस तरह हम अगर किसी भी आइटम को सर्च करते हैं इस मेथड के थ्रू तो हमें सिर्फ और सिर्फ वो वाली आइटम्स मिलती हैं जिस पे बाय बॉक्स सप्रेस्ड है। तो ये हमें एक किस्म का बेनिफिट मिल जाता है, हमें वर्किंग हमारी इजी हो जाती है कि हम वो आइटम देख लेते हैं जिसमें हमें बाय बॉक्स पे वर्किंग मतलब उसको स्नैच करने की हमें टेंशन नहीं होती है, उसको एक्स्ट्रा वर्किंग करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। हम उन्हीं आइटम्स को सर्च करते हैं जहाँ पे ऑलरेडी बाय बॉक्स सप्रेस्ड है और हमारे लिए उसमें वर्किंग करने का चांस है।
अच्छा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट बंडलिंग पॉलिसी। अच्छा, हम इसको जल्दी जल्दी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सारा एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है। हम हर टॉपिक को जस्ट ओवरव्यू ले रहे हैं। डिटेल में अगर हम देखें तो हर टॉपिक तो हर जो पॉइंट है उस पर तकरीबन डिटेल में अगर हम जाए तो घंटा 2 घंटे का टॉपिक भी चाहिए, लेकिन हम जस्ट ओवरव्यू ले रहे हैं। आगे हमारा पॉइंट है प्रोडक्ट बंडलिंग पॉलिसी। इसमें हम ये करते हैं कि हम डिफरेंट किस्म के आइटम को सिलेक्ट करके जो रिलेटेबल होते हैं, यानी एक आइटम से दूसरे आइटम का जो यूजेज है वो रिलेटेबल होता है, तो उसको हम बंडल बना के कस्टमर की फैसिलिटी के लिए हम उसको बंडल बना के लगा देते हैं। लाइक कोई भी किचन की आइटम है, फ्राइंग पैन है तो उसमें जो स्पून वगैरह है जो जरूरत पड़ेगी स्पून के लिए, अच्छा तो नाम उसको हम बंडल बना के 2-3 आइटम्स को जिस तरह। मेरा एक क्वेश्चन है कि जी जी। हम लोग आइडेंटिकल आइटम्स को ही लेंगे, या हम लोग फॉर एग्जांपल हम लोग किसी शॉप से मोबाइल परचेज करने जाते हैं, तो मोबाइल के साथ वो हमें उसका चार्जर, उसके साथ जो हैंड्स फ्री है वो हमें साथ देते हैं, तो इज़ इट लाइक बंडल लिस्टिंग और समथिंग एल्स? और मतलब जो आप बताना चाह रहे हो क्या वो यही बात है या कुछ और आप बताना चाह रहे हो? जी जी, एग्जैक्टली यही है। हमने उस तरह की आइटम्स के बंडल बनाने हैं जो मतलब एक दूसरे के साथ रिलेटेड हो। लाइक अगर हम बेड के साथ मैट्रेस का या मैट्रेस कवर का, सोफा के साथ सोफा कवर, कुशंस का, इस तरह का जो रिलेटेड देखते हैं कि जो मेन आइटम है जिसके साथ हम चीज़ों का बंडल बना सकते हैं, उसमें अमेजोन की तरफ से कुछ पॉलिसीज हैं। जो मेन आइटम है वो आपकी डीवीडीज या इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम या वीडियो गेम्स वगैरह नहीं हो सकती, ये अमेजोन की तरफ से रिस्ट्रिक्शन है। बाकी आप किसी भी आइटम का बंडल बना सकते हैं। कुछ पॉलिसीज हैं बंडल बनाते वक्त कि अगर आपने ब्रांड्स का बंडल बनाया है, आइटम का नाम जो है वो बंडल में यूज़ करेंगे, और कोशिश करें कि सेम ब्रांड्स का ही बंडल बनाएं, बजाय इसके कि मेन आइटम किसी और ब्रांड की हो, दूसरी जो साथ में आइटम आपने बंडल बनाई हो किसी ब्रांड को। इस तरह इससे कस्टमर कंफ्यूज होता है। लाइक आपने कोई मेन ब्रांड जो है वो इन्वायरो का या कुछ इस तरह का मेन आइटम आपने एसी का लगाया है, और उसमें आप जो बंडल बनाते हैं एसी कवर है वो किसी थर्ड पार्टी का या लोकल मैन्युफैक्चरिंग का लगाते हैं, तो इसलिए कस्टमर कंफ्यूज होगा, जो कि आपको बाद में कंप्लेन की सूरत में आपको केस करना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी इसमें चीज़ है कि बंडल का होल जो आपकी सब आइटम्स होंगी 3 या 4 आइटम की, उसका एक बार कोड बनेगा। आपकी अगर आइटम वो ऑलरेडी लिस्टेड है या आपने ये बार कोड है उसमें मर्ज हो जाएगा। आप किसी एक आइटम का बार कोड बंडल के लिए यूज़ नहीं कर सकते। बंडल के लिए आपका बार कोड अलग से बनेगा और उसकी लिस्टिंग अलग से होगी। उसकी लिस्टिंग करने का तरीका ये है कि आप जो यूज़ करेंगे का बंडल बना रहे हैं उसको एंड पे यूज़ करेंगे, और ब्रांड्स अगर हैं तो ब्रांड को भी स्टार्ट में आप यूज़ करें। ये उसका प्रोसेस है। जब आप लिस्टिंग करें तो उस तरफ से कोई भी रिस्ट्रिक्शन या कोई भी आपको कंप्लेन का सामना ना करना पड़े। अच्छा, दूसरी चीज़ आपने ये देखनी है कि बंडल बनाते वक्त आपने जितनी भी आइटम सेलेक्ट की हैं, अगर आपने डिफरेंट सोर्सेज से उसको सोर्स करना है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म से उसको सोर्स करना है, तो मेक श्योर कर लें कि आपके बंडल में जितनी भी आइटम्स हैं वो आप जब लिस्टिंग करें तो आपके पास वो अवेलेबल हो, यानी आपके पास बैकएंड पे सोर्सिंग अवेलेबल हो। ये नहीं है कि आपने 4 आइटम्स का बंडल तो बाद में पता चला कि 3 आइटम तो एक आइटम शॉर्ट हो गई है, तो ये एक आइटम शॉर्ट करके आप कस्टमर को नहीं सेंड कर सकते। और दूसरी चीज़ ये कि आप बंडल को एडिट नहीं कर सकते, उसका बार कोड आपने रजिस्टर्ड करवा दिया है,
अपनी लिस्टिंग में बना दिया आइटम और स्टॉक हो गया तो आप उसको रिमूव नहीं कर सकते, आपको दोबारा से नई लिस्टिंग बनानी पड़ेगी। अच्छा, इसमें एक और प्रोसेस भी है, अगर आपके सोर्स के पास लाइक सैम्स क्लब या वालमार्ट के पास कुछ ऑलरेडी बंडल्स की लिस्टिंग है, जिस तरह वो उसमें लोग खारिज करके अपना लगाने के लिए आप इस भी अमेजोन पे रजिस्टर करवा सकते हैं। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि जो एक ही आइटम जिसमें पैक ऑफ 5 है तो वो बंडल्स में नहीं आएगा, वो एक ही आइटम की लिस्टिंग होगी। ये बंडल की जो अमेजोन की बंडल पॉलिसी है उसमें बराबर तौर पे लिखा हुआ है कि एक आइटम के मल्टी पैक को बंडलिंग में हम शो नहीं करवा सकते, बंडलिंग लिस्ट में हम रजिस्टर नहीं करवा सकते। ओके ओके, श्योर श्योर। मतलब वो दो डिफरेंट, मतलब होना वो बंडल चाहिए लेकिन टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स, लाइक ऐसे ही। आइटम प्रोडक्ट को डिफरेंट होना चाहिए। तो बंडलिंग का हमें फायदा ये होता है कि हमारा प्रॉफिट हमें ज्यादा दे देता है, ये हमारी हैंडलिंग कॉस्ट बढ़ जाती है, चीजें बेचते हैं कॉस्ट आइटम्स का, रिलेटेड आइटम्स का, तो उसमें हमें डिफरेंट आइटम की प्रॉफिट जब इकट्ठा होता है तो वो हमें हमारे प्रॉफिट को इंक्रीज कर देता है, बजाय ये कि हम एक एक आइटम को सेल करें और उस पर शिपिंग फीस भी लगे, दूसरी अमेजोन की रेफरल फीस भी हर आइटम पर लगेगी। तो जब बंडल बनेगा तो एक मार्जिन ज़्यादा बन जाएगा। अच्छा, उसके बाद हमारा जो कहते हैं कि हम शिपिंग टेम्पलेट बाइट्स के लिए रखना है, जो भी हम डिसाइड करेंगे वो हमारा आइटम की होती है, डेज की ऑप्शन भी होती है, 4 to 8 डेज की ऑप्शन भी होती है, ज़्यादातर हम यही जो है वो सिलेक्ट करते हैं स्टैंडर्ड शिपिंग टेम्पलेट। अच्छा, इसमें वर्किंग डेज होते हैं, ये वीकेंड्स वगैरह शामिल नहीं होते इसके अंदर, या कोई हॉलीडे या कोई इस तरह की नेशनल हॉलीडेज आ गई तो वो इसमें शामिल नहीं। अच्छा, दूसरा हम पीओ बॉक्स पे डिलीवरी को अवॉइड करते हैं, क्योंकि पीओ बॉक्स डिलीवरी का नुकसान ये होता है कि वहाँ पे हम जब कस्टमर को पीओ बॉक्स पे हम सेंड करते हैं तो कस्टमर होम डिलीवरी वाली जो सी उसको हम सेकंड कुछ जो हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि उसकी डिलीवरीज के इश्यूज वहाँ पे हमें आते हैं, एडिशनल फीस लेके कर रहे हैं, लेकिन उसमें अवॉइड करना चाहिए क्योंकि लेट डिलीवरीज के इश्यूज जो है वो उसमें ज़्यादा हमें फेस करने पड़ते हैं। तो हम अपने हिसाब से डिफरेंट शिपिंग टेम्पलेट्स जो है वो क्रिएट करके उसको अपना नाम दे के हम अपनी लिस्टिंग में शामिल कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आ गया जी कि हम लिस्टिंग कैसे करेंगे अपनी आइटम की। ये सिंपल टेक्निक है, न्यू क्रिएशन में जाना है, न्यू लिस्टिंग में जाके हमने सिंपल अपनी जो भी हमने आइटम उसके पर कीवर्ड हमने जो हीलियम 10 से बेसिकली हम कीवर्ड जो है ना वो ज़्यादा हमें हीलियम 10 इसमें सपोर्ट करता है। ये भी कीपा की ये क्रोम की एक्सटेंशन है,
जो हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था, कौन कौन सी एक्सटेंशन हमें ज़रूरत पड़ती है ड्रॉप शिपिंग के मॉडल के लिए। तो हीलियम 10 के एक्सटेंशन को यूज़ करते हुए हम कीवर्ड सर्च कर लेते हैं जो ज़्यादातर बायर्स ने अमेज़ॉन के सर्च मेन्यू में यूज़ किए होते हैं किसी भी आइटम को सेलेक्ट करने के लिए। तो हीलियम 10 का एक्सटेंशन हमें उसमें हेल्प करता है हमारी आइटम की लिस्टिंग करने के लिए। फॉर एग्जांपल कोई हम बोतल बेच रहे हैं तो उस बोतल को किस किस कीवर्ड से किसी बायर ने सर्च किया हुआ है, तो वो हमें हीलियम 10 का एक्सटेंशन ला के दे देगा जी कि इस कीवर्ड से इस बोतल को सर्च किया गया। तो हम अपने प्रोडक्ट लिस्टिंग में हम तो आपकी एक या दो आइटम है, एक हम आइटम है उसमें कीवर्ड डालेंगे, अपनी प्राइसिंग डालेंगे, उसमें कितनी आपके पास क्वांटिटी पड़ी हुई है, उसमें कंडीशन किस तरह की है, आपकी प्राइस क्या आपने रखनी है, कंडीशन वो क्या है। ये सिंपल वन बाय वन करके हम उसको लिस्टिंग कर देंगे और अमेज़ॉन तकरीबन बड़ी जल्दी 12 से 14 मिनट में वो लिस्टिंग शो करवा देता है। लेकिन 200 की लिस्टिंग है तो उसको वन बाय वन करना थोड़ा मुश्किल होता है, जिसमें वो ऐड प्रोडक्ट वाया अपलोड की फैसिलिटी है, जिसमें एक एक्सेल की शीट वो प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम एक मेन शीट बना के उसमें सारी अपनी आइटम्स की डिटेल, उसमें सेलर एसक्यू, उसका एसएन, प्रोडक्ट नेम, प्राइस, क्वांटिटी, उसकी कंडीशन नोट, हम सारी ये चीज़ें एक ही दफ़ा अपनी 100-200 आइटम की उस एक्सेल शीट में डाल के तो उसको अपलोड कर देते हैं अमेज़ॉन में सेलर सेंटर में, और वो बाय डिफ़ॉल्ट उसको हमारी लिस्टिंग को क्रिएट कर देता है। तो इस तरह हम वन बाय वन करने को, उसमें टाइम भी बच जाता है और वो हैक्टिक जो है वो भी नहीं रहता। हम सिंपल उस शीट को अपलोड करते हैं और वो सारी की सारी लिस्टिंग हमारी अपलोड हो जाती है। अच्छा, ये हम डिस्कस कर रहे थे न्यू लिस्टिंग के लिए, लेकिन अगर ऑलरेडी हमने किसी की लिस्टिंग किसी की प्रोडक्ट के साथ हमने अपनी लिस्टिंग ऐड करनी हो तो उसको मी टू लिस्टिंग कहते हैं। यानी कुछ आइटम्स हमने सर्च की कि हमारे ड्रॉप शिपिंग मॉडल के लिए वो बेनिफिट, उसमें हमारा प्रॉफिट हमें अच्छा मिल सकता, लगा के सेल करना चाहते हैं। हमने सोर्सिंग भी उसकी ढूंढ ली, हमें प्रॉफिट भी उसमें कैलकुलेट कर लिया कि वो प्रॉफिट हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है, तो उससे करना चाह रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं मी टू लिस्टिंग। यानी ऑलरेडी अमेज़ॉन पे वो चीज़ सेल हो रही है और हम भी वही चीज़ सेल करना चाह रहे हैं, तो इसको हम मी टू लिस्टिंग या एड ऑफर लिस्टिंग कहते हैं। इसमें हम क्या करेंगे कि सिंपल उस प्रोडक्ट को हम सर्च करेंगे। हम लोग किसी अपने कंपेटिटर के स्टोर के ऊपर गए, उसने लेट्स सपोज एक डायरी वहाँ पे लिस्ट की हुई थी, तो हमने उसको मी टू कर लिया। हम कहते हैं कि अगर ये बेच रहा है तो हम लोग भी ये बेच सकते हैं। दैट्स कॉल्ड आई गेस मी टू लिस्टिंग, राइट? डिटेल में दिखाता है, उसमें अमेज़ॉन हमें बताता है कि आप इस पे एज ए सेलर आ सकते हो या नहीं आ सकते, क्योंकि सम टाइम वो ब्रांड की चीज़ें होती हैं, उन्होंने रिस्ट्रिक्शन भी होती है। सम टाइम्स कुछ सेलर्स का वो प्राइवेट लेवल होता है जिसमें वो रिस्ट्रिक्टेड वो होता है। लेकिन जब आप मी टू लिस्टिंग करते हो, जो नेक्स्ट पेज आता है, तो उसमें आपको क्लियरली अमेज़ॉन बता देता है कि आप इस पर लिस्टिंग कर सकते हो या नहीं कर सकते। तो अगर आपको वो अलाउ करता है तो वो सिंपल आप मी टू सेलिंग पर जाके आप उस पर अपनी लिस्टिंग सेम एज इट इज कर सकते हैं। श्योर, थैंक यू। अच्छा, इसके बाद स्टॉक मॉनिटरिंग आ जाता है कि अगर हमारे पास, अगर तो हमारे स्टोर में 2-4 आइटम्स हैं, फिर तो हम डेली बेसिस पे उसको वन बाय वन करके अपने सोर्सिंग पे जाके देख सकते हैं कि हमारे सोर्सिंग जो प्लेटफॉर्म है वो उस आइटम का आउट ऑफ स्टॉक तो नहीं हो गया, उसमें वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जो हमने अपने स्टोर पर लगाई हुई। तो अगर हमारी लिस्टिंग काफ़ी ज़्यादा हो जाए, 100-200 500 या 1000 हो जाए, तो उसको वन बाय वन चेक करना जो है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उसके लिए हम डिफरेंट किस्म के एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं जो कि ईजीली अवेलेबल है। एक एप्लीकेशन है वेब स्क्रैपर के नाम से जो हम यूज़ करते हैं। उसमें आप क्या करते हैं कि आप अपने आइटम लिस्टिंग अपने एसएन वगैरह उसमें डाल देते हैं,
और उसमें आप अपने सोर्स का जो है वो लिंक डाल देते हैं जहाँ से आपने सोर्सिंग की हुई है। लाइक अगर आपने वालमार्ट से की हुई है या आपने सैम्स क्लब से की हुई है तो आप अपने सोर्सिंग का लिंक डाल देंगे उसमें और अपनी एसेंस डाल देंगे, अपनी लिस्टिंग डाल देंगे। सिंपल है, आप उसके पेज को ओपन करेंगे तो जो जो उसकी रिक्वायरमेंट होगी आप उसमें डाल दें, तो वो आपको डेली बेसिस पे स्टॉक मैनेजमेंट, आपको स्टॉक अवेलेबिलिटी आपको दिखा देगा कि आपकी लिस्टिंग में से कौन कौन सा स्टॉक कितना कितना बैक एंड पे सोर्सिंग पे अवेलेबल है। कोई आइटम अगर आउट ऑफ स्टॉक हो रही है तो वो भी आपको शो करवा देगा कि ये आइटम आपकी बैक एंड पे आउट ऑफ स्टॉक हो रही है। इससे आपको हेल्प मिलेगी कि आप अपने स्टोर पे भी उस आइटम को आउट ऑफ स्टॉक कर देंगे, बजाय इसके कि आपको पता ना चले और बैक एंड पे वो आइटम खत्म हो गई हो आपके सोर्सिंग प्लेटफॉर्म पे और कस्टमर आपको बाहर आपको ऑर्डर दे दे और आपको बाद में ऑर्डर कैंसिलेशन या इस तरह के इश्यूज को फेस करना पड़े। तो वेब स्क्रैपर जो है वो हमें इसमें हेल्प करता है कि हम अपनी इन्वेंट्री को मॉनिटर कर सकते हैं, हम अपने बैक एंड पे स्टॉक को मॉनिटर कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आ गया ऑर्डर मैनेजमेंट। ऑर्डर मैनेजमेंट में हम सिंपल जाएंगे अमेजोन सेलर सेंटर पे, वहाँ पे सारे ऑर्डर्स शो हो रहे होते हैं कि कौन सा ऑर्डर कब आया, कब इसको हमने शिप करना है और इसकी डिलीवरी डेट क्या है और मैक्सिमम हम इसको कब तक डिलीवर करवा सकते हैं। तो हम डिफरेंट किस्म के फिल्टर यूज़ करके हम ऑर्डर मैनेजमेंट कर सकें। लाइक हम अर्जेंट जो ऑर्डर है जो हमने आज हमने ऑर्डरिंग करनी है जिनकी या जिनकी डिलीवरी डेट नज़दीक है, तो उसको हम प्रेफरेंस पे रख के उसको हम पहले देखते हैं कि जी ये ना हो कि ऑर्डर मिस हो जाए या हमारा लेट ऑर्डर जाए, हमारा अगर हम आज की डेट में ऑर्डर ना करें तो लेट डिलीवरी में चला जाए। तो इस तरह के फिल्टर हम लगा के जो ऑर्डर हमें अर्जेंट करने हैं, आज की डेट में करने हैं, तो उसको हम ऑर्डर मैनेजमेंट में फिल्टर लगा के उसको हम ऑर्डर कर सकते हैं। सिंपल ये करना है कि जो जो आपको ऑर्डर आए हैं उसको आपने कस्टमर की डिटेल, वायर की डिटेल सारी कॉपी पेस्ट करके जो आपका सोर्सिंग प्लेटफॉर्म है वहाँ पे जो आपका अकाउंट बना हुआ है वहाँ पे आपने उसको एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करना है बड़े ख्याल से। सप्लायर की डिटेल, बायर की डिटेल्स, उसका फ़ोन नंबर, उसकी स्टेट और उसकी एड्रेस वगैरह, ये सारा आपने कॉपी पेस्ट करके अपने सोर्सिंग प्लेटफॉर्म को सारे ऑर्डर्स जो हैं वो आपने जनरेट करने हैं। इसमें ख्याल रखने की वही बात है कि जो ऑर्डर हमें पहले फुलफिलमेंट करनी चाहिए जिनकी, उसको आपने मद्देनजर रखना है कि कोई भी ऑर्डर लेट डिलीवरी में ना जाए। अच्छा, उसके बाद रिटर्न्स का एक टॉपिक आता है। मैं इसमें कुछ और भी ऐड करना चाहूँगा कि फॉर इंस्टेंस अगर गलती से आपने फॉर एग्जांपल एक जॉन है, एक कस्टमर है, उसने अगर आप पानी बेच रहे हो तो पानी की बजाय आपने उसको गलती से चॉकलेट सेंड कर दी। आप चॉकलेट भी बेच रहे हो, आपकी 2 लिस्टिंग्स हैं, एक पानी और एक चॉकलेट है। आपने गलती से उसको चॉकलेट सेंड कर दी, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप बिल्कुल लाइक विदिन अ मिनट आप उसको चेक करोगे, अपना वहाँ से ऑर्डर कैंसिल करोगे और दोबारा जो उसकी जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है जो उसने मांगी हुई है, पानी मांगा था उसने, तो आप उसको पानी को कर दोगे। अगर आप इसका एक शॉर्ट टाइम स्पैन होता है विदिन 5 मिनट्स का, 5 मिनट्स के अंदर अंदर तो अगर आप अपनी जो गलती है रेक्टिफिकेशन आप कर सकते हो तो कर लोगे, नहीं तो आपको एक्स्ट्रा वो चार्जेस पड़ जाएंगे और जो है आपका जो कस्टमर है वो आपको नेगेटिव फीडबैक देगा। नेगेटिव फीडबैक है वो बहुत ही इम्पैक्ट क्रिएट करता है आपके जो स्टोर है उसके अंदर। तो आपने कोशिश करनी है कि जो आपने जो नेगेटिव रिव्यूज़ हैं, आपने नेगेटिव रिव्यूज़ से बचना है। तो ये कुछ बातें थी जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। थैंक यू। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि रिटर्न्स को हमने कैसे हैंडल करना है। कुछ भी रीज़न हो सकती है रिटर्न की, कस्टमर का माइंड चेंज हो सकता है या कस्टमर कुछ भी वो इश्यू बना के वो आपको रिटर्न जो है वो हाईलाइट कर देता है जी ये आइटम मुझे नहीं चाहिए या ये डैमेज है या कुछ भी। तो उसको आपने देखना है कि उसकी रीज़न क्या है। आया वो जो अमेजोन की पॉलिसी है रिटर्न्स की विद इन सर्टेन टाइम पीरियड, उसी में अगर वो कर रहा है तो फिर तो वेल एंड गुड। अगर उसके बाद वो कर रहा है तो फिर आप उसको भी मद्देनजर रखें ताकि आप बाद में क्लेम कर सकें कि कस्टमर ने सर्टेन टाइम पीरियड के बाद रिटर्न का इशू क्रिएट किया है।
तो रिटर्न्स को हैंडल करने का ये तरीका कार है कि अगर किसी कस्टमर की तरफ से आपको रिटर्न का कंप्लेन आती है तो आप उसको फ़ौरन रिप्लाई करें, उसको ऑन करें रिटर्न को, क्योंकि अगर आप ऑन नहीं करते तो बाद में A to Z गारंटी क्लेम की तरफ को बात चली जाती है। तो आप उसको ऑन करें, आप उसकी डिटेल लें कस्टमर से, रीज़न उससे पूछें। रीज़न खैर वो रिटर्न जब क्लेम करता है तो उसने ऑलरेडी मेंशन भी की होती है। तो आप ऐसा करें कि जो आपका सोर्सिंग प्लेटफॉर्म है वहाँ पे भी जाके आप रिटर्न को प्रोसीड कर दें कि ये कंसर्न आइटम जो है ये इस डेट को आप सारी डिटेल उसमें डालेंगे कि ये आइटम डिटेल थी, ये ऑर्डर डिटेल थी, उसको वहाँ पे जाके जनरेट करके आप रिटर्न कूपन एक लेके अपने सोर्सिंग प्लेटफॉर्म से तो वो कस्टमर को दे दें कि जी ये हमने आपकी रिटर्न के लिए रिटर्न कूपन जो है वो जनरेट कर दिया और फलानी डेट को जो है वो आके बंदा आपसे ये रिटर्न पिक कर लेगा। तो ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है, आपकी रिटर्न जो हैं वो मैनेज होनी चाहिए। कस्टमर को इन टाइम रिप्लाई करें ताकि वो आपके कोई नेगेटिव फीडबैक ना दे। अच्छा, उसके बाद ऑर्डर कैंसिलेशन आ जाती है। ऑर्डर कैंसिलेशन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप कोई भी ऑर्डर अपने एंड से कैंसिल नहीं कर सकते, वो आपके अकाउंट हेल्थ को बड़ा इफेक्ट करेगा। किसी भी रीज़न की वजह से अगर आप वो ऑर्डर फुलफिलमेंट नहीं कर सकते, अगर आप आउट ऑफ स्टॉक हैं या बैक एंड से सोर्सिंग प्लेटफॉर्म से वो डिले है या कुछ भी रीज़न है, तो उसका बेस्ट तरीका ये है कि आप कस्टमर को कॉन्टेक्ट करें, उसको क्लियरली बताएं कि ये रीज़न है। हम मतलब उसको तो नहीं हम बताएंगे कि बैक एंड से हमारी ये जो है वो आउट ऑफ स्टॉक है, कुछ रीज़न है। आप उसको बड़े तरीके से बताएं कि हम इस वजह से जो है वो आपका ऑर्डर फुलफिल नहीं कर सकते, तो आप इस ऑर्डर को कैंसिल कर दें। तो जब कस्टमर ऑर्डर कैंसिल करेगा तो वो आपके लिए बेनिफिट है। जब वो ऑर्डर कैंसिल कर देगा तो बैक एंड से फिर आप भी अपने ऑर्डर मैनेजमेंट वाले मेन्यू में जाकर उस ऑर्डर को कैंसिल कर देंगे और रीज़न क्या लिखेंगे कि कस्टमर ने ऑर्डर कैंसिल किया है। तो इस तरह से आपको कोई पेनल्टी या आपको कोई चार्जेस नहीं पड़ेंगे। अच्छा, इसके बाद A to Z गारंटी क्लेम है। अगर आपने कस्टमर की रिटर्न्स को आपने उसका जवाब नहीं दिया या कुछ भी कस्टमर ने नेगेटिव फीडबैक, वो अमेज़ॉन के हेल्प सेंटर पे रजू अगर उसने कर लिया तो अमेज़ॉन वाले तो डायरेक्टली उसको कह देंगे जी आप A to Z गारंटी क्लेम कर दें, जो आपके लिए बड़ा वो सरदर्द बन जाएगा और आपके अकाउंट हेल्थ के लिए वो बड़ा एक किस्म का अलार्म है वो। तो उसको आपने अगर कोई इस तरह की सिचुएशन आ जाती है तो उसको आपने बड़ा अर्जेंट जो है वो उस पर रिप्लाई करना है। आपके पास 3 दिन का वो टाइम होता है किसी भी A to Z गारंटी क्लेम को रिस्पॉन्स करने का और उसको क्लोज करने का। ये 3 दिन वर्किंग डेज नहीं है और इसमें वीकेंड भी आगे अंदर शामिल है। 3 दिन के अंदर अंदर आपने उसको इनिशिएट करके सारे केस को क्लोज करना होता है। आपने उस पर प्रॉपर सर्च करनी होती है कि क्यों वो क्लेम आया है, उसकी रीज़न क्या है। सारा ट्रैक करें अपने ऑर्डर्स को, अपनी डिलीवरीज को सारा ट्रैक करें कि वाकई वो क्लेम जेन्युइन है या कुछ कस्टमर को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। सारे प्रूफ के साथ अमेज़ॉन को अपना केस प्रेजेंट करें ताकि ये जो है वो फीडबैक में ना लेके जाए। अगर उसमें ले गया तो आपका अकाउंट बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन में चला जाता है और आपके अकाउंट को सस्पेंशन में भी लेके जा सकता है इस चीज़ को। अच्छा, उसके बाद है प्राइस ऑटोमेशन। प्राइस ऑटोमेशन उसकी मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, बाकी वाइब भाई आपको डिटेल से बताएंगे। प्राइस ऑटोमेशन ये है कि जब आप डिफरेंट किस्म के सेलर एक ही आइटम को सेल कर रहे होते हैं, एक ही प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं, तो सबकी कोशिश होती है कि बाई बॉक्स जो है उनको मिले। उसमें वो कैसे वो बाई बॉक्स ले सकते हैं, उसमें आपको बताया 3 चीज़ें होती हैं। प्राइस सबसे कम हो, उसकी शिपिंग जो है वो टाइमली हो और उसके रिव्यूज़ जो हैं वो अच्छे हों। तो उसके लिए हमें प्राइस ऑटोमेशन की ज़रूरत पड़ती है। प्राइस ऑटोमेशन हम कंपेटिटर्स को कम्पीट करने के लिए हम बेसिकली यूज़ करते हैं ताकि हमारी प्राइस जो है वो सबसे अच्छी हो या हमारी प्राइस जो है वो
सबसे लोएस्ट उसको इसको रन करने के लिए तो आप थोड़ी आइटम्स हैं, 2-3 आइटम है, फिर तो आप मैनुअली एक एक आइटम की एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपके आइटम ज़्यादा है तो आपको फिर वो सॉफ्टवेयर वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, जिस तरह इन्फॉर्म.को है जो प्राइस ऑटोमेशन के लिए यूज़ होता है। उसमें आप क्या करते हो कि आप लिमिट लगा देते हो अपनी लोएस्ट प्राइस की और अपनी हाईएस्ट प्राइस की, तो वो डेली बेसिस पे और आवरली बेसिस पे वो करता है सॉफ्टवेयर आपके लिए। आपके कंपेटिटर्स को देखता है कि आपके कंपेटिटर्स किस प्राइस पे चल रहे हैं और आपकी प्राइस क्या है, इस हिसाब से वो आपकी प्रोडक्ट की प्राइस को एडजस्ट करता रहता है। जो आपने लिमिटेशन उसको दी होती है लोअर और हायर लिमिट को, उसके अंदर रह के वो आपके प्रॉफिट को मैनेज कर रहा होता है ताकि बाय बॉक्स जो है वो आपको मिल सके। इसकी डिटेल थोड़ी वाई बताएंगे आप डिटेल से। हेलो, आवाज आ रही है? जी जी। अच्छा, प्राइस ऑटोमेशन बेसिकली जैसे कि वो उसका जो नाम है वो खुद से डिफाइन कर रहा है, ऑटोमेट करना, प्राइस को ऑटोमेट करना। अच्छा, यहाँ पे बेसिकली वॉर्स, सेलिंग प्राइसिंग वॉर्स चल रही होती है बिटवीन डिफरेंट सेलर्स। फॉर एग्जांपल, एक लिस्टिंग के ऊपर सिर्फ आप अकेले तो सेल करने वाले नहीं होंगे, 10-12 लोग, बल्कि 10-12-20-22 लोग और भी सेल कर रहे होंगे। अब हर एक की कोशिश यही होगी कि बाय बॉक्स जो है वो उसके पास जाए। तो उसको हम लोग बेसिकली compete, अपने जो कंपेटिटर्स हैं, प्राइसिंग को compete और बीट करने के लिए हम लोग प्राइस ऑटोमेशन लगाते हैं। वैसे तो हम लोग इसको मैन्युअली भी कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन मैन्युअली अब आप खुद ही सोचें कि एक लिस्टिंग के ऊपर अब आप कोई भी एक स्टोर है उसमें एक लिस्टिंग नहीं होगी, उसमें आपकी कोई ड्रॉप शिपिंग के मॉडल के अंदर आपके पास 400 से 500 लिस्टिंग्स मौजूद होंगी और एक लिस्टिंग के ऊपर मैक्सिमम जो है 20 to 50 जो आपके जो कंपेटिटर्स हैं वो बैठे होते हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि उनको बीट करना और कम्पीट करना मैनुअली इम्पॉसिबल सी बात लगती है। तो इस वजह से हम लोग प्राइस ऑटोमेट का जो टूल है वो यूज़ करते हैं। अब इसमें डिफरेंट हम लोग रूल्स लगाते हैं, रूल्स हम लोग अपने लिहाज से लगाते हैं कि हमने कहाँ पे फॉल करना है। इसमें बेसिकली एक जो रूल है वो है कंपैरेटिव बाय बॉक्स का, कि आप चाहते हैं कि आपकी जो लिस्टिंग की जो प्राइस आपने लगाई हुई है वो बाय बॉक्स जितनी आ जाए, जिसके पास बाय बॉक्स है उतनी आ जाए। दूसरा, आप कहते हो कि मैंने जो है सबसे लोएस्ट प्राइस के ऊपर बैठना है, लाइक जितने भी वहाँ पे सेलिंग लिस्ट में जितने भी कंपेटिटर्स होंगे, आप चाहते हो कि सबसे जो लोएस्ट प्राइस है मैं उसके ऊपर बैठ दूँ। थर्ड वन है बेस्ड ऑन सेल्स यूनिट। इसकी ये स्ट्रेटजी है कि आप कहते हो कि मेरे फॉर एग्जांपल 10 यूनिट्स सेल होते हैं, तो 10 यूनिट सेल होने के बाद मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी जो प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो मैं ग्रेजुअली इंक्रीज कर दूँ। लाइक प्राइसिंग स्ट्रेटजी चेंज करने का एक ये होता है, टूल होता है। तो ये 3 चीज़ें हैं, इन 3 चीज़ों में से जहाँ पे भी आप करना चाहो वो आप कर सकते हो। अब इसमें एक और बात ये है कि इसमें कुछ टूल्स वगैरह यूज़ होते हैं। टूल्स एक inform.co है, जैसे बिलाल भाई ने बताया, inform.co है और एक बकूल है। अमेज़न का अपना एक प्राइसिंग ऑटोमेशन टूल भी है, तो हम लोग इसलिए प्रेफर नहीं करते क्योंकि उसके अंदर अगर आप फॉर एग्जांपल वो सिर्फ आपको एक डायमेंशन पे लाता है। लाइक उसका जो मोटिव होता है वो ये होता है कि वो आपको सबसे लोएस्ट प्राइस के ऊपर ला के खड़ा करते हैं। फॉर एग्जांपल अमेज़न के रिप्राइसर टूल ने आपको सबसे लोएस्ट प्राइस के ऊपर ला कर खड़ा कर दिया। अब जितने भी वहाँ पर जो सेलर्स हैं, जो आपकी लिस्टिंग है उसमें जितने भी सेलर्स हैं सेल कर रहे हैं वही वाला सेम प्रोडक्ट, तो आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं, तो आपको फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा आप कम प्राइस के ऊपर ही बेच रहे होगे। वो मतलब वो ये है, वो आपकी जो प्राइस है वो आपको चेंज करके नहीं देगा, वो आपको उसी प्राइस के ऊपर सेट करके रहेगा जितनी इसने लोवेस्ट सेट की हुई है, वो दोबारा हाई पे नहीं जाएगा। ये इसका एक ड्रॉबैक है जो अमेज़न का जो अपना रिप्राइसर है, इसलिए प्रेफरेबली जो है हम लोग ड्रॉप शिपिंग के मॉडल में ये बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करते कि आप अमेज़न का अपना जो रिप्राइसर है वो यूज़ करें। आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करें और लाइक बकूल खरीदें या आप inform.co के ऊपर खरीदें। तो ये थोड़ी सी कुछ इसकी डिटेल्स थी, आगे कंटिन्यू कर सकते हैं आप। जी बिल्कुल एग्जैक्टली। अच्छा, एंड में हम देख लेते हैं जल्दी से कि
आईपी कंप्लेन को हम कैसे हैंडल करते हैं। आईपी कंप्लेन लाइक अगर आपने किसी ब्रांड की कोई चीज़ लगा के सेल कर दी और उस ब्रांड ने आपके खिलाफ कंप्लेन कर दी कि जी ये मेरी चीज़ें मेरी परमिशन के बगैर जो है वो सेल कर रहे हैं, तो भाई उसके कैसे हैंडल करना है। उसके बेसिकली दो तरीके हैं। तरीका तो खैर वो एक ही है, लेकिन उसके दो आप समझ लें कि उसको हम दो तरह से लेके जा सकते हैं। पहले तो ये है कि आप उसको कोशिश करें कि साइड बाय साइड उस ब्रांड से आप नेगोशिएट कर लें किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से, और उस ब्रांड का आप रीसेलिंग सर्टिफिकेट ले लें किसी भी तरीके से, उसके साथ कांटेक्ट करके या किसी भी तरीके से, ताकि आप उससे एक परमिशन ले लें कि आप उसकी चीज़ें बेच सकते हैं। जब आपको रीसेलिंग सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो फिर आप अमेजोन को भी दिखा सकते हैं, देखें जी ये मैंने ब्रांड से ऑलरेडी सर्टिफिकेट लिया हुआ है कि मैं इसको सेल कर सकता हूँ। दूसरा तरीका उसको ये है कि आप डायरेक्टली ब्रांड को ये कांटेक्ट करें कि मुझे ये आइडिया नहीं था कि मैं आपकी चीज़ें विदाउट परमिशन नहीं सेल कर सकता, तो बड़े आप हम्बल वे से उसको कांटेक्ट करें और ईमेल्स या फ़ोन कॉल करें कि जी नेक्स्ट टाइम जो है वो मैं इसको लुक आफ्टर करूँगा, अभी मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो अभी आप जो है वो इसको अपनी कंप्लेन को वापस ले लें ताकि मेरे अकाउंट में इस तरह की कोई जो इश्यूज़ आ रहे हैं वो मेरे अकाउंट की सस्पेंशन के इश्यूज़ को जो है वो सॉल्व हो सकें। तो मोस्टली जो है वो इस तरह इशू सॉल्व हो जाते हैं अगर आप इसको प्रॉपर वे से लेके चलें, आप रिक्वेस्टिंग मोड में लेके चलें तो मोस्टली इस तरह के इशूज़ जो है वो सॉल्व हो जाते हैं। अच्छा जी, ये तो थी हमारी ड्रॉप शिपिंग के हवाले से एक डिस्कशन, जो हमने एक ओवरव्यू लिया सारे इसकी बेसिक्स का, इसके डिफरेंट टॉपिक्स का। नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में हम देखेंगे अमेजोन होलसेल एफबीए के बिजनेस को कि किस तरह हम होलसेल का बिजनेस अमेजोन पे इस्टेब्लिश करते हैं। तो बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच आप लोगों का, आपने ये सारी प्रेजेंटेशन और ये डिस्कशन सुनी। वाहिद भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने इसमें साथ दिया और आपने सारा ऐड किया जो भी नॉलेज था। थैंक यू बिलाल भाई, थैंक यू सो मच। और लिसनर्स उम्मीद करते हैं कि आपको आज का जो सेशन है थैंक यू वेरी मच। आपको काफ़ी हद तक समझ में आया होगा इंशाल्लाह ताला। और प्लीज़ हमारे जो चैनल को है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इसमें जो भी आपको चीज़ें समझ में आई हैं या जो नहीं आई हैं वो प्लीज़ हमें अपना जो फीडबैक है कमेंट के ज़रिए हमें उसमें लाजमी शेयर करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।